देखिए ये लैटिट्यूड वाली कहानी तो सबको समझ में आ चुकी होगी, इसमें कुछ ज्यादा विशेष है नहीं कि सर ये हमारा इक्वेटर लाइन से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे, ये नॉर्थ साउथ। अब यहां से सनलाइट अगर आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो सबसे ज्यादा सूर्य के प्रकाश का असर कहां होगा? इक्वेटर के आसपास के रीजन में, ठीक है ना। यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास जो नजदीक होंगे उन पर सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा पड़ रहा होगा। जैसे जैसे अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊं, यानी कि पोल्स की तरफ ले जाऊं, पोल मतलब ध्रुव की तरफ, ठीक है, तो सूर्य की प्रकाश की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे ही दूरी बढ़ेगी तो सूर्य का प्रकाश की तीव्रता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा कह सकते हैं कि सर सूर्य के प्रकाश में जो क्षमता होगी वो क्षमता यहां पर सबसे ज्यादा होगी, और दूर जाएगी तो उसकी क्षमता क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो सर इस वाले क्षेत्र में, इस वाले रीजन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन या तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, जो कहां से कहां तक होता है? डिस्टर्ब नहीं किया करिए बाबू, पता नहीं जो भी आते हैं लोग ना, पता नहीं सब लोग देखने पे मजबूर हो जाता है, उधर सब देखना चालू कर देता है। चलो, तो ये इक्वेटर से या तो मैं नॉर्थ की तरफ जाऊं या साउथ की तरफ जाऊं, ठीक है। दोनों का दोनों रीजन क्या कहलाएगा? ट्रॉपिकल रीजन या तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या हो गया इसको? सारा लोग आज लेट है, ये क्या बात है? चलो वापस देखो, अब यहां का फिर बात नहीं, एक तो लेट आना, ऊपर से बतियाना, कोई जवाब तो नहीं दिया करिए। चलो, स्टार पॉइंट में हमने कल ही बता दिया था क्या, कि जैसे जैसे हम अगर ऊपर लैटिट्यूड नीचे ऊपर की तरफ जाए, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, यानी कि सीधा सीधा जैसे जैसे हम क्या कहेंगे कि सर अक्षांश बढ़ेगा तो इसके अपोजिट में क्या होगा? जैव विविधता घटेगा, यानी कि बायोडायवर्सिटी घटेगा। रीजन क्या है कि सर सूर्य का प्रकाश वहां तक अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पा रहा होगा, जिस वजह से एक और पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं कि सर उत्पादक की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। ये हमारा एक तरीके का क्वेश्चन हो गया, इससे रिलेटेड ये दो पॉइंट्स हो गए कि सर जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा, लैटिट्यूड बढ़ेगा, वैसे वैसे बायोडायवर्सिटी जैव विविधता क्या होगी? घटेगी। और वैसे वैसे प्रोड्यूसर्स की संख्या भी क्या होगी? घटेगी। तीसरा पॉइंट कि सर अगर प्रोड्यूसर की संख्या कम हो रही है तो कंज्यूमर की संख्या भी क्या होगी? कम होगी, यानी कि उपभोक्ता की संख्या भी कम होगी। ये लाइन तीनों समझ में आ रहा है क्या सभी को? कि सर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश क्या होगा? कम होता चला जाएगा, ठीक है। और जब सूर्य का प्रकाश कम होता चला जाएगा तो सर वहां पर उत्पादक की संख्या, यानी कि पेड़ पौधे की संख्या भी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। और जब पेड़ पौधे की संख्या ही कम है तो उनको खाने वाले जो उपभोक्ता है उनकी संख्या भी क्या होगी? कम होगी। कुल मिला जुलाकर हम ऐसा कहेंगे कि सर जैव विविधता क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, और वो एग्जाम्पल आपके बुक में भी दे रखा है, ठीक है। इसमें से याद रखिएगा कि अपना जो इंडिया है ना, ये इंडिया आता है ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। अब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इसका मतलब कि सर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं हम लोग, ज्यादा से ज्यादा धूप मिलती है हमें। इसी कारण से पता है एक चीज और कि सर जो लोग या जो क्षेत्र कहाँ रहता है, भूमध्य रेखा के आसपास रहता है या इक्वेटर लाइन के आसपास है, तो कहने का मतलब कहां पर होगा? ट्रॉपिकल रीजन में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। वहां पे मौसम बदलता है,
और जैसे जैसे अक्षांश में ऊपर चलते जाएंगे ना, मौसम एक समान रहने लगेगा। समझ में आ रहा है? मौसम एक समान रहने लगेगा। अच्छा सोचो कि जो एकदम इक्वेटर पर होगा उसका क्या हाल होगा? जो एरिया इक्वेटर पर होगा उसका हाल क्या होगा बताओ? बहुत तेज गर्मी लगता होगा, वहां हालत खराब हो जाती होगी। ठीक है, जैसे सऊदीया वगैरह में चले जाओगे तो वहां से ना इक्वेटर लाइन है। ठीक है, सऊदी अरब, दुबई, नाम सुना है? सभी ने नाम सुना है। वहां पे भीषण गर्मी है और ये चीज प्रैक्टिकली हमने समझा भी है। हमारे दुकान पे एक स्टाफ रहते हैं जो दुबई रह चुके हैं। ठीक है, तो करीबन कोरोना काल में वापस आए तो वो बता रहे थे कि भैया हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ तेल प्लांट था, उसी में हम लोग का काम था और दिल्ली कंपनी से बस आती थी, लेके जाती थी हम लोगों को काम करने के लिए। तो बीच का जो ये रूम है, तो रूम में प्रत्येक रूम में एसी लगा हुआ है। बाहर निकलना मतलब हालत खराब। वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर सालों भर 50 डिग्री रहने वाला है। अब सोचो कैसे 50 डिग्री है, क्योंकि वो इक्वेटर लाइन के आसपास का रीजन है। बस समझ में आ गया? चल अब यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है, देखिएगा वो एग्जाम्पल। कोलंबिया, धीरे धीरे ना हम क्या हो रहे हैं कि इक्वेटर लाइन से दूर जाएंगे। यानी कि सबसे पहला सर हम कोलंबिया की बात कर रहे हैं, दूसरा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क नहीं है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क नहीं होगा, न्यूयॉर्क है। क्या दिया? न्यूयॉर्क दिया है, न्यूयॉर्क था यार, चेक करो। चलो न्यूयॉर्क, और उसके बाद एक है ग्रीनलैंड ना। ये जगह का नाम जरूर याद रखिएगा। अब ये हो क्या रहा है सुनो कि सर ये कोलंबिया का जो क्षेत्र है ये आपके इक्वेटर लाइन के आसपास है, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास है। न्यूयॉर्क थोड़ा सा दूर हो गया, ग्रीनलैंड और दूर हो गया। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है वो पोलर रीजन का क्षेत्र है। पोलर रीजन मतलब सर ध्रुवीय इलाकों का क्षेत्र है। अब यहां पर ना पक्षियों को देखा जा रहा है। एक जाति ले लिए, कौन सी? पक्षी। ठीक है सर, जो कोलंबिया के क्षेत्र में पक्षियां मिल रही है, लगभग वहां पे 1400 प्रकार की पक्षियां मिल रही हैं। ठीक है, 1400 प्रकार की पक्षियां मिल रही हैं। न्यूयॉर्क का डेटा कितना है जी? 100 कितना है? 105। हाँ ठीक है, 105। 105 है कि 6 है? 41 105 होगा, और मेरे ख्याल से ग्रीनलैंड का 56 है। ठीक है, वो 41.5 डिग्री जो है ना, वो उसका आपका ये क्या बोलते हैं लैटिट्यूड है उसका, 41.5 इसका होगा, न्यूयॉर्क का होगा। अरे छोड़ो ना, वो अक्षांश नहीं पूछेगा आपसे, काहे इतना परेशान हो। बस खाली आपको समझना क्या है, ये देखो हमने कहने को तो कह दिया, बस प्रूफ भी तो चाहिए ना। हमने कह दिया कि सर जैसे जैसे हम अक्षांश में ऊपर जाएंगे जातीय विविधता घटती चली जाएगी, उत्पादक की संख्या घटती जाएगी, कंज्यूमर का संख्या घटता जाएगा। कह तो दिया, इसका प्रूफ तो चाहिए ना हमें। ठीक है, कुल मिला जुला के लास्ट में क्या बोला था सर? जैव विविधता घटती चली जाएगी। कैसे मान ले? तो एक एक जगह को एग्जाम्पल में ले लिया। सर ये जो कोलंबिया है ये इक्वेटर के आसपास है, भूमध्य रेखा के आसपास है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है ये। उसके बाद जो न्यूयॉर्क है ये लगभग 40 डिग्री नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, यानी कि हम ऊपर जा रहे हैं। और ये ग्रीनलैंड कहाँ चला जाएगा सर? ध्रुवीय इलाके में चला जाएगा। 3 जगह का हमने एरिया ले लिया। अब तीनों जगह पर एक ही प्रकार के जाति की पक्षियों को देखना शुरू किया, तो पता चला कि जो क्षेत्र कहां पर है, इस वाले भूमध्य रेखा के आसपास है, यहां पर 1400 प्रकार की पक्षी मिल रही है। ठीक है, पक्षी क्या एक जाति है। ठीक, अलग अलग प्रकार की जातियों को देखा गया पक्षियों में। जाति नहीं, क्या बोलते हैं उसको? प्रजाति। ठीक है, जाति के अंतर्गत प्रजाति आता है, यानी कि इसको बोलते हैं वेराइटीज। तो 1400 वेराइटी की पक्षियां मिल रही है। जब और ऊपर गए तो पता चला सर 105 प्रकार की जातियां मिल रही है पक्षियों की। और ऊपर गए तो पता चला 56 प्रकार की मिल रही है। क्या संख्या घटती जा रही है? ठीक है, तो ये एक प्रमाण होता है हमारे लिए कि जैसे जैसे हम लोग क्या होंगे, अक्षांश में ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे जैव विविधता घटती चली जाएगी।
हाँ बोलिए बोलिए। अरे क्लास में है 8:30 बजे के आसपास, टाइम का जानकारी नहीं रहता है आपको? ठीक है, लोग जानते हुए वैसा काम करते हैं, गुस्सा आता है। अच्छा, एक भारत वाला ध्यान में रखिएगा कि सर इंडिया भी जो है ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है और हमारे यहाँ पे लगभग 1200 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, पक्षियां पाई जाती हैं। ये बस 3 डेटा जरूर याद रखिएगा सर। ये पहला आपका कोलंबिया, न्यूयॉर्क और ग्रीनलैंड जगह से मतलब नहीं है। कहीं अगर एग्जाम्पल में आपको बताना हो कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा वैसे वैसे जैव विविधता घटेगी, तो उसके लिए आप जरूर याद रखिएगा कि कोलंबिया, न्यूयॉर्क, मुझे न्यूयॉर्क बार बार आ रहा है, चेक करना पड़ेगा, शायद एनसीईआरटी में मिस्टेक है या तो मेरा मिस्टेक हो गया मेरे डेटा में। चलो, न्यूयॉर्क और ग्रीनलैंड 1400, 105 और 56। और इसका एक एग्जाम्पल होना चाहिए मेरे ख्याल से, देखता हूं। इक्वाडोर का एग्जाम्पल है क्या? देखो तो, चलो अब इक्वाडोर में अगर बात करेंगे तो इक्वाडोर जो है आपका ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का है, यानी कि ये भी ट्रॉपिकल रीजन का है। और एक होगा उसी में पश्चिमी भाग का जंगल यूएसए का। चलो इसको भी समझाते हैं। हम इसी पॉइंट को समझ रहे हैं, बार बार याद रखिएगा ये वाले को। चलिए एग्जांपल नंबर 2, इक्वाडोर। इक्वाडोर आप ऐसे कह सकते हो ना कि सर जंगली इलाका है, ठीक है। अब इस इक्वाडोर में और उसके बाद ये वही बात है, ये पृथ्वी वाली आपकी, कि सर हम कर क्या रहे हैं, ऐसे 0 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री लैटिट्यूड से क्या कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो इक्वाडोर जो है ये पाया जाता है आपके ट्रॉपिकल रीजन में। कहां पर? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। अब इसकी तुलना की गई है किससे, देखो जरा, पश्चिमी भाग से। और ये पश्चिमी भाग में कहां पर? तो सर ऊपर के तरफ, नॉर्थ के तरफ, यानी कि सिंपल सा सर भूमध्य रेखा से कहां जा रहे हैं हम, ऊपर जा रहे हैं, यानी कि लैटिट्यूड हमारा बढ़ रहा है। कितने लोग संवहनी पादप समझते हो? संवहनी पादप मतलब वैस्कुलर प्लांट्स। वैस्कुलर प्लांट्स कहने का मतलब एक ऐसा पादप जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता हो। कोई ऐसा भी प्लांट होता है क्या जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होता है? कोई ऐसा प्लांट जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होता है? ये तो नया बात बता दी है कि कौन ऐसा पादप है, कौन ऐसा प्लांट है जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। हाँ, अपवाद। तू लोग खुदे अपवाद है, अपवाद के लिए कोई अपवाद हो सकता है जी? एक सवाल कर दो, फंस जाते उल्टा उसी में। मानते हो अपवाद? नहीं? हाँ मानो। क्या जी कोई है ऐसा प्लांट जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल ना हो? अरे बेशर्मो, तू लोग का क्या करें हम, है? तू लोग से बेहतर ही है, ससुरा टंगा है, कम से कम कुछ ज्ञान दे रहा है, कुछ ज्ञान लिया भी होगा बेचारा, ठीक है, लेकिन अब कह नहीं सकता कुछ। वो याद है आइकलर नामक व्यक्ति थे, याद है? उन्होंने पादप जगत को यानी कि पूरे प्लांट किंगडम को 2 भाग में बांटा था, क्रिप्टोगैमस, फिनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस में 3 प्रकार को रखा था, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, है ना। फिनेरोगैमस में किसको रखा था? 2 को रखा था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अनावृत बीजी, आवृत बीजी। याद है? जना में आपको जब फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था उसी समय कहा था थैलोफाइट, ब्रायोफाइट में संवहन ऊतक नहीं होता है। संवहन ऊतक की शुरुआत कहां से हुई है? टेरिडोफाइट से हुई है। अब वो जब टेरिडोफाइट में आया था तो सर जाइलम आया था, फ्लोएम आया था। जाइलम बना होता है 4 कोशिका से, फ्लोएम भी बना होता है 4 कोशिकाओं से, जिसमें से एकाग्र कोशिका अनुपस्थित था, एकाग्र कोशिका नहीं था, कमी था किसमें? टेरिडोफाइट में।
तो अब बताओ तो कि सर है कि नहीं दो श्रेणी, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, जिसमें संवहन ऊतक नहीं होता है, वेस्कुलर बंडल नहीं होते। टेरिडोफाइट को भी कुछ हद तक छोड़ दो, क्योंकि सर उसमें भी कुछ छोड़ना नहीं है, मतलब कि वो तो है सर, संवहनी पादप है वो, ठीक है। हाँ, लेकिन हम उसमें कुछ कमियां हैं इसलिए छोड़ रहे हैं उसको, थोड़ा सा समझने के लिए अपने दिमाग से। मुख्य रूप से दो लोग को याद रखो कि किसको बोले वेस्कुलर प्लांट्स है, किसको बोले संवहनी पादप, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, केवल समझने के लिए। हालांकि टेरिडोफाइट भी क्या है, वेस्कुलर प्लांट है, संवहनी प्लांट है। अब सोचो कि सर संवहनी प्लांट को ही क्यों एग्जाम्पल में लिया, वेस्कुलर प्लांट्स को ही एग्जाम्पल में क्यों लिया? क्योंकि बात यहां पर सूर्य के प्रकाश की हो रही है। सूर्य के प्रकाश से रिलेटेड कौन है आपके पादप में, जाइलम और फ्लोएम। क्योंकि सर सूर्य का प्रकाश जब तक पत्ती पर पड़ेगा नहीं तब तक जाइलम ऊपर पानी को लेके जाएगा। याद है ये बात, ये भी आपको समझाया है। ट्रांसपीरेशन इज ए इसेंशियल इविल, पता है था, ट्रांसपीरेशन इज एन इसेंशियल इविल, ये भी नहीं मालूम होगा। ये लाइन मैं बोर्ड पे लिखा हूं कि ट्रांसपीरेशन इज एन इसेंशियल इविल। इविल मतलब क्या होता है, भूत प्रेत आत्मा, ठीक है, या कुछ नकारात्मक चीजों को, कुछ नेगेटिव चीजों को दिखाना होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम, एविल का इस्तेमाल करते हैं, एविल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ इसेंशियल भी लगाया है, यानी कि सर आवश्यक भी है, जरूरी भी है। वाष्पोत्सर्जन एक अच्छा क्रिया तो है, लेकिन अच्छा काम तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, ये नकारात्मक है, नेगेटिव है। कैसे है कि बच्चा अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये बात की जानकारी होनी चाहिए आपको। ऊपर पत्तियों से लेकर के नीचे जड़ तक सर पानी की कंटिन्यूटी बनी रहती है, यानी कि सर ये पौधा हो गया और ये मान लो इसकी पत्ती हो गई यहां पे, ठीक है, तो यहां से लेकर के पूरे जड़ तक पानी एकदम पूरा कंटिन्यूअस बना हुआ है, ठीक है। यहां पत्ती से लेकर के जड़ तक पूरा का पूरा पानी ऐसे है, ठीक है, नीचे भी पानी है। सेम आपके कल के जैसा है जी, चापाकल देखे हो ना, चापाकल में मान लो अभी देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसे ऊपर से झांकते हैं तो पानी दिखाई देता है हमें, ठीक है। तो वहां से लेकर के नीचे तक पानी एकदम बना हुआ है, लेकिन पानी बाहर कब आएगा, या फिर पानी नीचे से ऊपर कब आएगा, कि जब सर ऊपर पानी गिराएंगे तब। सोच के देखो, चापाकल को फील करो कि सर चापाकल में हम ऐसे झांक रहे हैं, पानी दिख रहा है, ठीक है, वो पानी कहां तक है, नीचे ग्राउंड लेवल तक है, ग्राउंड वाटर तक है वो पानी। वो चापाकल में जो पानी दिख रहा है वहां से लेकर के नीचे जमीन में जहां तक पानी है ना, वहां तक है पानी। तो ये नीचे वाला पानी ऊपर कब आएगा, कि जब ऊपर पानी गिराया जाएगा, जब ऊपर पानी का इस्तेमाल होगा। बात समझे? तो ठीक वैसा ही है कि सर ये चापाकल की तरह है, यहां से लेकर के यहां तक पानी एकदम बना हुआ है। अब सर हमको पानी को ऊपर पहुंचाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, यहां से पानी को गिराना पड़ेगा। बात समझे? तो इसको गिराने के लिए जिम्मेदार कौन होता है बच्चा, सूर्य का प्रकाश। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना, इसके रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। रंध्र खुलेंगे तो क्या करेगा सर, पानी को बाहर निकालना शुरू कर देगा। और जैसे ही पानी बाहर आने लगेगा, नीचे का पानी ऊपर, सेम एकदम चापाकल के जैसा काम हो गया कि नहीं हो गया। अब ये बताओ कि इसको पानी क्यों गिराना पड़ा। अब वो पता है ना आपको, ये चीज बता रखा है ना कि सर जितना पानी ये पत्तियां लेती है ना, मान लो जितना भी पानी लिया उसको कह दिया कि सर 100 बूंद पानी का इस्तेमाल किया, 100 बूंद पानी पत्ती के पास पहुंचा, जिसमें से 99 बूंद तो ये गिरा देगा, 99 बूंद का यूज ही नहीं करेगा, मात्र 1 बूंद का यूज करेगा। ओवरऑल प्रकाश संश्लेषण में 99% पानी का वेस्ट हो जाता है, 1% पानी ही इस्तेमाल में आता है। 1% का 0.1% कहेंगे हम लोग, ठीक। अब सर ऐसा काहे किया, जब उतना पानी का इस्तेमाल ही नहीं था तो उतना पानी ऊपर लिया क्यों? नीचे से ऊपर जाने के लिए। हाँ, असल चीज ये है कि सर नीचे है खनिज, नीचे है मिनरल्स। सर पानी तो एक माध्यम था, बात समझे, पानी एक माध्यम था। इस पानी की सहायता से नीचे मृदा में पड़े, सॉइल में पड़े हुए मिनरल्स को उठा करके ऊपर पहुंचाया जाता है, ठीक है। और जितना मिनरल्स नीचे से, जितना खनिज नीचे से ऊपर गया है, खनिज को रख करके पानी को बाहर कर दिया जाता है।
बात समझ में आ गया? कहां से हम लोग कहां चले गए? चलो, ये एक प्रकार का क्या कहेंगे इसको सर, ये है वैस्कुलर प्लांट, ठीक है, यानी कि संवहनी पादप। अब ये तो बात समझ में आ गई सर, वैस्कुलर प्लांट्स कौन होते हैं? जिनमें जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं, जो संवहन करने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। हमने एक का काम समझ लिया जाइलम का, फ्लोएम का काम सर खाना बन जाएगा तो जैसे जाइलम काम करता है वैसे फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। है पागल जैसा इतना फोन करता है, ठीक है। अब सर ऐसे प्लांट कहां पर ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे? जरा दिमाग लगाओ, ऐसे प्लांट कहां ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे सर? जहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिल रहा होगा वहां पर ज्यादा मिलेंगे। मिलने को तो हर जगह पे मिलेंगे प्लांट, ऐसा नहीं है, हर जगह पे चाहे कितना भी टेम्परेचर कम क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपका पोलर रीजन क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है, ध्रुवीय इलाका हो उससे मतलब नहीं है। भले उनकी संख्या कम होगी वो अलग बात है, लेकिन प्लांट तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना, ठीक है। अब अगर तुलना कर रहे हैं हम लोग किससे, एक देखो यहाँ पे सर पश्चिमी भाग की बात की है हमने, पश्चिमी क्षेत्र का, पश्चिमी जंगल का बात कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं भूमध्य रेखा से काफी दूर है, ठीक है। और ये इक्वाडोर कहां पे है सर? भूमध्य रेखा के आसपास है। यहां पर इस पश्चिमी भाग में संवहनी पादप पाए जाते हैं, हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं, माना पाए जाते हैं। अब इनकी संख्या यहाँ पे क्लियरिफिकेशन के साथ नहीं है, तो बस इतना हम कहेंगे कि हाँ सर पादपों की संख्या यहाँ पर है। कौन से पादप? संवहनी पादप। ये क्षेत्र कहाँ का है? भूमध्य रेखा से काफी दूर है। लेकिन अगर इसकी तुलना में एक इक्वाडोर जंगल से कर रहा हूं, ये भी एक प्रकार का जंगल है, ठीक है। इक्वाडोर भी क्या है? एक प्रकार का जंगल है। बस अंतर इस बात का है कि सर ये इक्वाडोर ट्रॉपिकल रीजन का है और ये ट्रॉपिकल रीजन से काफी दूर है। जब तुलना करके देखा तो यहां पर संवहनी पादप मिल रहे हैं, यानी कि वैस्कुलर प्लांट्स मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं, यहां पर भी मिल रहे हैं, लेकिन यहां की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा मिल रहे हैं। बात समझे? इस पश्चिमी जंगल की अपेक्षा मैंने इक्वाडोर जंगल का अगर डेटा मिला करके देखा तो पता चला कि सर यहां की तुलना में यहां पर 10 गुना ज्यादा मिल रहा है। यानी कि अगर यहां पर मैं कहूंगा कि 10 प्रकार का वैस्कुलर प्लांट मिल रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा सर? 100 प्रकार का मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ये भी एक तरीके का प्रूफ है किस बात का कि सर जैसे जैसे लैटिट्यूड में हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी घटती चली जाएगी। हम अभी तक केवल इस बात को प्रूफ करने के लिए एग्जांपल देख रहे हैं। चलो और कुछ एग्जांपल है इसका। एक आपका, ये तो आप पहले से जानते हैं, अमेज़न का जंगल समझते हैं, नाम सभी ने सुना है। लंग्स ऑफ आपके अर्थ कहा जाता है इसको, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर ऑक्सीजन की सप्लाई हमें अमेज़न जंगल से मिल जाती है। और अमेज़न जंगल में जो है, अच्छा अमेज़न जंगल कहाँ पे है? हाँ दक्षिणी अमेरिका में है। और वो किसके रीजन में है? इसी भूमध्य रेखा के आसपास है। अमेज़न का जंगल के बारे में भी देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर आपका 3, अमेज़न जंगल, ये भी कहाँ का है? ट्रॉपिकल रीजन का है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी कहाँ से जी? स्कूल से? जी सर। और कोई आने वाला है? अच्छा रजिस्ट्रेशन हो रहा था आप लोग का कि एग्जाम फॉर्म भरा रहा था? कोई नहीं, क्या पढ़ा रही है इसको? अरे बस एग्जाम्पल जस्टिफाई कर रहे हैं। और वो एग्जाम्पल किसका जस्टिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग? कल एक बात किया था ना कि अक्षांश जैसे जैसे बढ़ रहा होता है वैसे वैसे जातीय विविधता घटती है, इसी बात का बस एग्जाम्पल देख रहे हैं। 2 एग्जाम्पल कंप्लीट किए, तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। अमेज़न होता है, अमेज़न आप इंग्लिश में कहना चाहें तो कह लीजिएगा, ठीक है। अमेज़न कहोगे तो वो अमेज़न एप्लीकेशन पे चला जाता है, ऐसे होता अमेज़न है,
ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इसका अमेजन होता है, इस वजह से हमने अमेजन लिखा है। अब आगे सुनो, ये अमेजन जंगल जो है बच्चा वो कहां पे, फिर अभी लास्ट मोमेंट पे ज्यादा ये नहीं, अमेजन जंगल जो है इसको हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा, यानी कि इसको हमारे पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है। रीजन सर ये बहुत बड़े क्षेत्र में है, ठीक है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल, अगर हम चले गए अमेजन जंगल में तो शायद ही वापस आ पाएंगे, इतना बड़ा जंगल है। दूसरी चीज कि सर यहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है, जातीय विविधता पाई जाती है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है यहाँ पर। और किस स्तर पर पाया जाता है? ज्यादातर स्पेसीज के लेवल पे, यानी कि जाति के लेवल पर, जाति के स्तर पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पे, अत्यधिक जनसंख्या। यहाँ पर आज तक भी कोई डेटा नहीं निकाल पाया कि कितना जातीय विविधता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा वेराइटीज है, ठीक है। और ये कहां पर है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ये एग्जांपल नंबर 3। और यहाँ पर एक डेटा है हमारे पास, वो शायद आपके बुक में है क्या? डेटा अगर नहीं है ना तो लिख लीजिए, है, अगर है तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे 40,000 प्रकार के प्लांट्स हैं, है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 40,000 प्रकार के प्लांट हैं, 3,000 प्रकार की मछलियां हैं, 1,300 प्रकार की पक्षियां हैं, 427 प्रकार के उभयचर, उभयचर मीन्स एम्फीबियंस, ठीक है, फिर 427 प्रकार के स्तनधारी भी हैं, यानी कि मैमल्स हैं, 378 प्रकार के सरीसृप हैं, यानी कि रेप्टाइल्स हैं, और टोटल 1,25,000 प्रकार के क्या है? अकशेरुकी हैं, यानी कि नॉन वर्टिब्रेट्स है। मिला?